जैसा आप जानते हैं 25 साल से जिस भी दिन चुनाव के परिणाम की समीक्षा होती है, रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, मैं आमतौर पे टेलीविजन पे होता हूँ। उस रिजल्ट्स को एनालाइज़ करते हुए, उस पे टिप्पणी करते हुए, पहले फ़ोरकास्टिंग और टेक्निकल एनालिसिस का काम करता था, आजकल उसके ऊपर एक पॉलिटिकल टिप्पणी करने का काम करता हूँ। लेकिन कल मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में अगर कोई आज सबसे बड़ी खबर है, तो खबर है देश में जो महामारी चल रही है। और मुझे लगा कि टीवी न्यूज़ पे हर वक्त सिर्फ वो चुनाव की परिणाम की गिनती का एक तरह से उत्सव चले, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उत्सव जैसा हो जाता है ना, अब ये आ गए, अब वो जीत गया, बधाई हो, गुलाल, ये सब चल रहे हैं। ये सब तो अश्लील है आज के माहौल में। तो मैंने तय किया कि मैं टीवी पे नहीं जाऊंगा। हाँ, ये नहीं कि चुनाव का परिणाम देखेंगे नहीं, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, वो सब करेंगे। लेकिन टीवी जिस तरह से पूरा कब्जा कर लेता है हमारी कॉन्शियसनेस पे, हमारे दिलो दिमाग पे, हमारे दिमाग के पर्दे पे एक तरह से टीवी का पर्दा फिट हो जाता है। और वो दबाव ना बने, इसलिए मैंने सोचा मैं अलग रहूंगा। मैंने देखा कई टेलीविजन चैनल ने भी आज ऐसा किया, दूसरों ने संतुलन किया, ये कहना चाहिए। कुछ लोगों ने तो कल ही फैसला किया कि हम उस तरह की कंटिन्यूअस कवरेज नहीं करेंगे, जो बहुत बेहतरीन फैसला था। कुछ टेलीविजन चैनल ने चुनाव की खबरें चलाई, लेकिन बीच बीच में ब्रेकिंग देते हुए कोरोना वायरस और जो महामारी का संकट है इस वक्त देश का, उसकी चर्चा की। व्यक्तिगत स्तर पे भी कहूं तो बड़ा ऐसा समय है जब समझ नहीं आता किसको याद करूं। जैसे आज बैठा हूं, याद किसे करूं? इस वक्त मैं रिजवान कैसर को याद करूं या कि अखिल गोगोई की बात याद करूं? रिजवान कैसर मेरे मित्र, मित्र क्या कहें, सीनियर थे मुझसे। एक डेढ़ साल सीनियर, एक एक बैच सीनियर थे, 2-3 साल से जैसे बड़े रहे होंगे मुझसे। जब जेएनयू में मैं एमए करने गया, तो जिन सीनियर्स ने, हालांकि वो मेरे डिपार्टमेंट के नहीं थे, मैं पॉलिटिकल साइंस में था, वो हिस्ट्री में थे, रिजवान भाई। लेकिन जो लोग जितने प्यार से आपको आगोश में ले लेते हैं, उनमें से थे रिजवान भाई। समता संगठन, समता युवजन सभा करके हम लोगों का एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। रिजवान भाई उसमें से सीनियर हुआ करते थे। हम जैसे लोगों को सिखाना, धीरे धीरे संगठन में लाना, उसकी कल्चर सिखाना, और इतना प्यार से, स्नेह से। हिस्टोरियन तो थे, तो हिस्ट्री के किस्से भी बताते रहते थे। तब से रिजवान भाई से परिचय हुआ, जो कि अब तक चलता रहा। हिस्टोरियन थे, बाद में उन्होंने पीएचडी किया, जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर थे। लेकिन वही स्नेह, वही खुलापन, और हमेशा चेहरे पे मुस्कान जिसमें वो डिंपल्स से उनके दिखाई देते थे। रिजवान भाई को हमेशा खुश खुश मिजाजी से मैं जोड़ता हूँ। और कल शाम को पता लगा कि रिजवान भाई नहीं रहे। कोविड हुआ था पति पत्नी दोनों को। भाभी जी घर वापस आ गई, और रिजवान भाई उस लड़ाई में कल हार गए। रोज ऐसी खबर आ रही है, कुछ जाने पहचाने लोगों की, जाने माने लोगों की, कुछ नजदीक के दूसरे लोगों की। सोली सोराब जी विदा हो गए, उधर हमारे कुछ जाने हुए परिचित व्यक्ति, प्रोफेसर टी हक ताजमुल हक, जो कि किसानों के बहुत हितैषी थे, और उनके रहते हुए किसान आयोग ने किसानों को बहुत अच्छे दाम दिए थे फसलों के। ताजमुल हक साहब भी आज पता लगा नहीं रहे। रोज ऐसी खबर आ रही है। तो एक तरफ गमगीन खबरें हैं, दूसरी तरफ आज शाम को खबर आई जिससे काफी समय बाद मेरा इच्छा हुई, याह मजा आ गया। ऐसी एक बात, वो क्या, हमारे भाई अखिल गोगोई, आप जैसा जानते हैं, अखिल गोगोई किसान मुक्ति संग्राम समिति, असम का एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन है, उसके नेता हैं। पिछले 1.5 साल से, यानी कि 2019 नवंबर से, दिसंबर से, जब असम में एनटीसीए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, नागरिकता कानून के विरुद्ध देश में सबसे पहले प्रोटेस्ट असम में शुरू हुआ था, उस दिन अखिल गोगोई भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। और तब से अब तक एक केस में जमानत मिलती है, पुलिस वहीं पे गिरफ्तार कर लेती है, जेल से बाहर निकलते हैं, दूसरी पुलिस पार्टी इंतजार कर रही होती है। और सारा खेल ये था कि चुनाव तक अखिल गोगोई को बाहर नहीं आने देना। यूएपीए लगाया उन पे, एनएसए लगाया, हाईकोर्ट ने एक केस में छोड़ दिया, तो दूसरे केस में पुलिस ने पकड़ लिया। अखिल गोगोई और उनके साथियों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, उसके कई कैंडिडेट थे।
लेकिन उनके पास संपर्क करने का, कैंपेन करने का ना समय था, ना साधन थे। 1.5 महीना पहले जब मैं आसाम गया, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील लेके, तो मैं अखिल गोगोई भाई से जेल में जो अस्पताल था, अस्पताल में जो जेल था, उसमें जाके मिल के आया और वो बता रहे थे कितना कठिन है और सारा किस तरह के षड्यंत्र है। और आज शाम को खबर आई कि अखिल गोगोई अपनी सीट जीत गए। शिवसागर सीट है आसाम में। इत छोटी बातों से इतनी प्रेरणा मिलती है कि हाँ, जेल में जिस व्यक्ति को 1.5 साल से इसलिए जेल में बंद करके रखा गया है कि कहीं इलेक्शन के टाइम बाहर ना आए, कहीं इलेक्शन ना लड़ जाए, वो इंसान जेल में रह के चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। ये कहीं एक प्रेरणा देती है, हिम्मत देती है। आज देश में कोई 4 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 3700 से ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। डेथ्स में नहीं, लेकिन केसेस में हम हर रोज दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। और कल की कुछ खबरों के बाद हम सबके मन में अब ये बात घर कर गई है कि हो ना हो इस बीमारी का नया एपिसेंटर, इसका ध्रुव, इसकी सबसे खतरनाक भूमि दरअसल उत्तर प्रदेश बन रही है। कल खबर आई, ये गांव कनेक्शन में खबर थी कि उत्तर प्रदेश के गांव में एक अनजान नई बीमारी आ रही है। गांव के अंदर सैकड़ों लोग बीमार हो रहे हैं, कई लोगों की डेथ हो रही है, किसी को पता नहीं क्या है। मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि मैं बताता हूं क्या है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन एक छोटी बात जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं। कैसे जानते हैं हम? खुद नीति आयोग ने प्रधानमंत्री के सामने 10 दिन पहले एक प्रोजेक्शन, 15 दिन पहले एक प्रोजेक्शन किए थे कि किस राज्य में कितना कोरोना वायरस फैलने की संभावना है, 30 अप्रैल तक किस राज्य में क्या आंकड़े होंगे। उनके आंकड़े लगभग सब राज्यों के बारे में सही निकले। बस उत्तर प्रदेश के बारे में उनका अनुमान था कि 30 अप्रैल आते आते उत्तर प्रदेश में हर रोज 1.25 लाख, 1,19,000 केसेस होंगे। लेकिन कितने रिपोर्ट हो रहे हैं सरकारी तौर पे? आज भी 35,000 के करीब केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये जो 75,000 के करीब एडिशनल केस जिनकी गुंजाइश थी, कोई 85,000 के करीब जिनकी गुंजाइश थी, वो कहाँ गए? वो है ये मिस्ट्री वायरस जो उत्तर प्रदेश के गांव में कुछ नया अजीब बुखार चल रहा है। वो शायद अजीब कुछ नहीं है, वो सिर्फ कोरोना ही है, बस उसका टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट नहीं हो रहा है तो अजीब लगता है। कोई कहता है कि मेरे को सिर्फ बुखार है, कोई कहता है मुझे सिर्फ खांसी है, कोई कहता है दस्त लगे हुए हैं, कोई कहता है मुझे सांस की बीमारी है। सबको एक ही बीमारी है, कोरोना वायरस, कोविड की बीमारी है, लेकिन वो अलग अलग नाम से चल रही है। और इस समय उत्तर प्रदेश में भी हालत बेहद खराब है। दिल्ली में तो है ही, मगर सारा देश उसको देख रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, और अब बिहार में भी ये फैल रहा है, मध्य प्रदेश से भी कुछ इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से खबर आ रही है। और इसकी बेहद चिंता है। जैसा मैंने बार बार कहा है कि अगर उस इलाकों में फैलता है तो वहां तो कोई हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वहां पे कितने लोग मरेंगे हमें तो पता ही नहीं लगेगा। दिल्ली में क्राइसिस होता है, कम से कम टीवी पे खबर तो आ जाती है, वहां पे खबर भी आएगी हम नहीं जानते। और सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार इसमें व्यस्त है कि लोगों को बताया जाए कि तुम शिकायत नहीं करोगे, अगर तुमने ऑक्सीजन मांगी सोशल मीडिया पे तो तुम्हारे खिलाफ केस किया जाएगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ये कैसे कर रहे हो, ये नहीं होने दिया जाएगा। इस देश में इतनी बड़ी महामारी और पूरी व्यवस्था, और व्यवस्था की शीर्ष पे बैठे हुए तमाम लोग बिल्कुल जैसे पर्दा हटता जा रहा है। जितनी बड़ी स्वास्थ्य की महामारी है, उतनी ही बड़ी राजनीति की महामारी भी है। कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। इतनी अव्यवस्था इतने बड़े संकट में दुनिया में बहुत कम जगह देखी जा सकती है। और इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल प्रेस देखें तो पूरी दुनिया में जिस तरह की बातें भारत के बारे में की जा रही हैं, मुझे तो पढ़ के सुन के शर्म सी आती है कि कहाँ हम चले थे पूरा विश्व गुरु बनने, और इस वक्त बिल्कुल वही बातें जो 1950-60 में भारत के बारे में कही जाती थी, वो सब बातें कही जा रही हैं। देखो बेचारों के अस्पताल नहीं है, देखो लोग सड़क के ऊपर मर रहे हैं, देखो गरीब देश में ऐसा होता है। क्या हम वापस उस स्थिति में आ गए हैं? राजनीति और महामारी का ये जो रिश्ता है,
ये आज एक दूसरे संदर्भ में सामने आता है जब चुनाव आते हैं। चुनाव के परिणाम आए चारों राज्यों में, और सबसे बड़ा चुनाव परिणाम बंगाल का। सबसे बड़ा इसलिए नहीं कि मेरी पसंद का है, सबसे बड़ा इसलिए कि खुद बीजेपी ने इसे इस देश का सबसे बड़ा चुनाव बना दिया था। पिछले 2-3 महीने से चारों तरफ बंगाल बंगाल, चारों तरफ ये जैसे अश्वमेध यज्ञ था कि बस इस बार बंगाल फतेह करके ही दिखाएंगे, और जीतने जा ही रहे हैं। मिशन 200, और हम ये हासिल करेंगे, वो हासिल करेंगे। कितना ज्यादा प्रचार था। एग्जिट पोल ज्यादातर दिखा रहे थे ममता आगे हैं, लेकिन तब भी विश्वास नहीं था, खुद मुझे विश्वास नहीं था। जिस तरह का प्रचार, जिस तरह की सब कुछ धन बल सब कुछ लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जीतने में सब कुछ झोंक दिया। मनी, मीडिया, मशीन, मोदी, सब कुछ छोड़ दिया और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला था कि देख लो, कुछ भी कर लो, हम तो बंगाल जीत के दिखाएंगे। इसलिए जब परिणाम आया तो इतना महत्वपूर्ण परिणाम, अंततः देश के वोटर ने एक सबक सिखा दिया, उस अहंकार को, उस घमंड को तोड़ा। कुछ ऐसे लगा जैसे कई बार होता है ना, जादू का शो चल रहा है, सब मंत्र मुग्ध बैठे हुए हैं, और अचानक जादूगर की बाह से कोई चीज गिर पड़ती है और लोगों को दिख जाता है, अरे ये तो यहाँ पे छुपा के रखा था, ये तो हाथ की सफाई है, जादू नहीं है। कुछ वैसा हुआ। अचानक अहंकार और उसका जो मामला था वो सारा जैसे टूट गया। जो दावा था कि 200 से ज्यादा सीट बीजेपी को आएंगी, अभी की स्थिति में आपको बिल्कुल लेटेस्ट देख के इस वक्त बता सकता हूं, बिल्कुल अंतिम नहीं है। 214 सीट इस वक्त टीएमसी ले रही है और बीजेपी 77 पे। आप यूं कहें तो 77 अपने आप में बुरा नहीं है उस पार्टी के लिए जिसके पास सिर्फ 3 एमएलए हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह का दावा, जिस तरह का अहंकार था, और आप सोचिए अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती तो आज और अगले कुछ दिन तक देश में क्या प्रोपेगेंडा होता, क्या बात कही जाती। प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व में, वो बात सही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। कहा जाता कि देश की जनता ने कोरोना वायरस में भारत सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके धन्यवाद दिया है। कहा जाता कि देश की अर्थव्यवस्था को कितने शानदार तरीके से मैनेज किया गया है, इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है। कहा जाता कि किसानों के आंदोलन और किसानों की मांग को बंगाल की जनता ने खारिज कर दिया है। और उसके बाद जो डंका, जो दबदबा, जो सब कुछ होता, आप कल्पना कर सकते हैं। वो नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, नहीं, ऐसा मेरा भी दावा नहीं है। किसान आंदोलन की तरफ से, जैसा आप जानते हैं, किसान आंदोलन की तरफ से हम किसानों के मोर्चे की तरफ, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से बंगाल में हमने बंगाल के किसानों से अपील की थी, कहा था और किसी को भी वोट दीजिए, किसे दे हमें मतलब नहीं है, बस बीजेपी को वोट मत दीजिए। इसलिए आज मैं पलट के कहूं कि हमारे कहने से बंगाल में ऐसा हुआ है, थोड़ा सा जाती होगी। हमारा रोल सांकेतिक था। हमारे पास उतना बड़ा कोई नेटवर्क था नहीं बंगाल में कि हर गांव में पहुंच जाए, हर जगह पे पहुंच जाए। लेकिन फिर भी बंगाल के गांव में, बंगाल के किसान के मन में एक ये बात तो आई कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कुछ ज्यादती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बात बंगाल तक पहुंची, उसने भी अपना असर दिखाया होगा। लेकिन बंगाल के परिणाम का जो देश भर पे असर है वो बंगाल से कहीं ज्यादा है। अचानक इस परिणाम से एक अवसर खुलता है। उस अवसर की बात करने से पहले दो दो पंक्ति बाकी 3 राज्यों पे भी जहां चुनाव हुए। असम में, असम में बीजेपी आई, पिछली बार से बेहतर परिणाम। मैं तो केवल अखिल गोगोई भाई का बताया, लेकिन बाकी बीजेपी पहले से बेहतर अवस्था में आई। क्यों आई कहना कठिन है, क्योंकि सरकार कोई बहुत अच्छी नहीं चलाई थी। हकीकत ये है, आज से 1 साल पहले जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, कर्फ्यू सरकार लगाती थी, हजारों लोग गुवाहाटी में कर्फ्यू तोड़ के बाहर आ रहे थे। मुख्यमंत्री अपने घर में घुस नहीं पाए। वो तस्वीर मेरी आंख के सामने है जिसमें मुख्यमंत्री
सीढ़ी से चढ़ के, पिछले दरवाजे से सीढ़ी से चढ़ के एक छोटी सी दीवार फलांग के अपने घर में घुस रहे हैं, क्योंकि फ्रंट डोर से जा नहीं सकते थे। और 1 साल के बाद वही पार्टी धड़ल्ले से इतने मजे से जीतती है। इसका क्या मतलब है? मैं नहीं कह रहा कोई हेरा फेरी है, नहीं, विपक्ष का निकम्मापन है। कांग्रेस जिसको एक महाअवसर था, उसके निकम्मेपन, कांग्रेस के इस सवाल को न उठा पाने की वजह से, और कांग्रेस ने मजबूरी में किया एयूडीएफ के साथ समझौता, और एयूडीएफ के साथ समझौता करते ही प्रदेश के जो बाकी अहमिया लोग थे उनको लगा अच्छा, तो ये कांग्रेस तो कुल मिला के उन बंगाली मुसलमानों के साथ है, क्योंकि एयूडीएफ को उनकी पार्टी माना जाता है, जिससे कांग्रेस की हालत और पतली हुई। तो मैं इसे असम में कांग्रेस का कोई असम में बीजेपी की सरकार की सफलता की जगह विपक्ष के, खास तौर पे कांग्रेस के निकम्मेपन के परिणाम के रूप में देखता हूं। तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में बेहद निकम्मी सरकार थी। असम के बारे में मैं कहता हूं कि अच्छी नहीं थी, लेकिन तमिलनाडु में तो जो एआईएडीएमके की सरकार चल रही थी जयललिता के बाद, पनीर सेल्वम जी की सरकार, इससे निकम्मी सरकार तो तमिलनाडु ने शायद देखी नहीं होगी। वो सरकार हारी, एडीएमके हारी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा मेरे जैसे लोगों ने अनुमान किया था। सच कहूं, मुझे तो लग रहा था कि तमिलनाडु में कभी कभी ऐसा होता है कि 234 में से किसी पार्टी को 230 सीट आ जाता है। वहां जब एक बार झाड़ू लगनी शुरू होती है ना, पूरी लग जाती है। मैं तो सोच रहा था कहीं वैसी झाड़ू लग सकती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एडीएमके 85 सीट लेके अभी भी कायम है। डीएमके और उसके सहयोगियों को 149, कुल 150 सीट उनको मिली है, स्पष्ट बहुमत है। लेकिन डीएमके जो सोच रही थी कि खाली डीएमके को अपने आप बहुमत मिल जाएगा, वो नहीं मिला। और वो जो सोचा था कि इतनी निकम्मी सरकार होने के बाद तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा, वो नहीं है। संकेत इसका मतलब ये है कि एडीएमके अभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले लग रहा था कयास इसका कि इस चुनाव के बाद एडीएमके तो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, और ध्वस्त हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी काफी समय से देख रही है कि हमें तमिलनाडु में कोई पार्टी चाहिए जिसको हम एक्वायर करें, जैसे फ्रेंचाइजी होती है ना दुकानों की, कुछ वैसी फ्रेंचाइजी करने के इंतजार में है। और वैसा अभी नहीं हो पाया। अभी डीएमके और एडीएमके दोनों वहां पे कायम है। तो डीएमके ने कोई बहुत शानदार चुनाव लड़ा हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक निकम्मी सरकार, जितनी बुरी तरह सजा मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली, तमिलनाडु का ये कह सकते हैं। केरला में कुछ अनहोनी हुई है। अनहोनी हुई है इस मायने में कि केरला में पिछले 40 साल से हर बार सरकार पलटती थी। कभी कांग्रेस वाला यूडीएफ, अगली बार सीपीएम वाला एलडीएफ। इस बार कांग्रेस की बारी थी, और देखिए इस बार राहुल गांधी अभी अभी केरला में कांग्रेस के एमपी बने हैं, और राहुल गांधी के केरला में एमपी बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव होता है, और कांग्रेस जो कि पिछले 40 साल से हर दूसरा चुनाव जीतती आ रही थी, इस बार हार जाती है। वैसे मैं नहीं समझता कि मुख्यतः राहुल गांधी की वजह से था या ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन इसका महत्व तो है कि कांग्रेस जहां उसका बना बनाया अवसर था वहां नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? 2-3 बातें स्पष्ट दिखती हैं। पहला कि पिनरई विजयन खुद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। दूसरा, कोविड में केरला सरकार का जो एक्शन था वो दूसरों से कहीं बेहतर था। कम से कम ये सरकार है जिसने एक महामारी के अंदर अपने काम को दिखाया, दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति बना के दिखाई, तो कहीं ना कहीं उसका भी इनाम उस पार्टी को मिला होगा। एक और चीज हो रही है केरला में जो बहुत गहरी है। केरला में जितने भी माइनॉरिटी वोटर्स हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम, वो पहले एलडीएफ से बहुत खफा रहते थे। वहां वामपंथ, वाम मोर्चा को माइनॉरिटीज का वोट नहीं मिला करता था, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से शिफ्ट होना शुरू हुआ है, और इस चुनाव में लेफ्ट फ्रंट को कम से कम आधा वोट मिल गया क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के अंदर, जिससे उसकी स्थिति बहुत मजबूत हुई है। तो हुआ बेसिकली ये है कि केरला का जो माइनॉरिटी वोटर है वो थोड़ा नहीं है, वहां के 40% है। 40% वोटर केरला का क्रिश्चियन और मुस्लिम है। उस वोटर ने मोटे तौर पे ये सोचा है कि लोकसभा चुनाव में वो वोटर कांग्रेस का साथ देता है। इस बार 2019 के अंदर जम के उन्होंने यूडीएफ को वोट दिया, और एलडीएफ का लगभग सफाया हो गया था पिछले चुनाव में 2019 में, पिछले लोकसभा चुनाव में।
लेकिन विधानसभा आते-आते वो तैयार हैं उसको मौका देने के लिए। तो कुछ हद तक केरला में आप कह सकते हैं कि एक बेहतर सरकार चलाने का इनाम मिला है। हालाँकि इसको एक विचारधारा लेफ्ट आइडियोलॉजी की जीत के रूप में कहना शायद थोड़ा ज्यादती होगी, क्योंकि खुद पिनरई विजयन कोई बहुत लेफ्ट विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं है। लेफ्ट में रहते हुए जितने एक तरह के मेन स्ट्रीम हो सकते हैं वैसे ही राजनेता है। और बंगाल, बंगाल में क्या हुआ, क्यों हुआ? अभी पूरे वोट के आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी जिस तरह का बड़बोलापन दिखा रही थी, जिस तरह के लोकप्रियता अपनी दर्शा रही थी और मीडिया भी जो दिखा रहा था, वो जमीन पर कतई नहीं था। जमीन पर तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित किया। अब मैं ये कहूं कि बहुत अच्छी सरकार चलाई थी, ऐसा मुझे नहीं लगता। तृणमूल सरकार, कांग्रेस की सरकार एक औसत सी सरकार थी, कोई बहुत शानदार काम नहीं किया। बीच में तो बहुत भारी करप्शन भी हुआ और 2018 के पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई, जिसमें उन्होंने अपने ऑपोजिशन वालों को टारगेट किया। बहुत अनपॉपुलर हुई सरकार इस सब की वजह से। पिछले 1 डेढ़ साल से उन्होंने उसकी रंगाई पुताई, रोगन रंगाई करने का काम काफी कुछ किया, कुछ स्कीम्स लॉन्च की। उससे कुछ असर हुआ होगा। ममता बनर्जी का नेतृत्व, ये बात स्पष्ट है। 2-3 बात आप स्पष्ट कह सकते हैं। पहला, कि ममता बनर्जी के मुकाबले में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं था, और बीजेपी शायद ये दाग पूरी तरह धो नहीं पाई कि ये तो बाहर की पार्टी है, इसके पास तो अपने अपने स्थानीय लोग नहीं है। तो ये बाहरी होने का दाग ये शायद धुल नहीं पाया बीजेपी से। कुल मिलाकर ममता बनर्जी काफी आगे रही हैं। उस तरह के जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे वो सब दावे ध्वस्त हो गए हैं। पर मेरा असली रुचि बंगाल के चुनाव के विश्लेषण में नहीं है, उस चुनाव के परिणाम के विश्लेषण में मुझे रुचि है। और परिणाम बहुत बड़ा ये हुआ है कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ था उसका घोड़ा रुक गया है। जादू के शो में एक तरह से अचानक तिलिस्म टूट गया है, और ये एक अवसर है। आपदा में अवसर की बात की जाती है, लेकिन मैं आपदा और अवसर की बात करता हूं। एक तरफ आपदा है, महामारी में आपदा भी है, महामारी में अवसर भी है। अवसर है इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं को नए तरीके से देखने और बनाने का। चुनाव में भी आपदा है। आपदा यह है कि चुनाव का लगता है लोगों के दिन रोजमर्रा के दुख तकलीफ से कनेक्शन टूट गया है। लेकिन अवसर ये है कि ये अचानक देश के सामने एक मौका आया है। मैं समझता हूं पिछले 7 वर्ष का सबसे बड़ा अवसर आज बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद आया है। और ये उस समय आ रहा है जिस समय देश में अवसर क्या है? अवसर है देश में लोकतंत्र को बचाने का। जो हर रोज लोकतंत्र सिकुड़ रहा है, हर रोज संस्थाएं दब रही हैं, मीडिया का गला घुट रहा है, अहंकार और वर्चस्ववादी सत्ता बढ़ रही है। ऐसे में एक छोटा सा, आप समझिए, एक रोशनदान खुला है, अचानक रोशनी आई है। हाँ, इसका मुकाबला किया जा सकता है, अहंकार का जवाब दिया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है। जितना भी पैसा हो, जितना भी मीडिया हो, लेकिन अंत में लोग खड़े हो जाएं तो मुकाबला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है, ये बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत बड़ा उम्मीद देने वाली बात है आज के लोकतंत्र में। और वो आज के हालात में, क्योंकि आज के हालात में एक विशेष बात हो रही है। आज के हालात में विशेष बात यह है कि अभी बहुत समय बाद अब कुछ लोगों को महसूस होना शुरू हुआ है कि भाई ये सरकार इतनी बड़ी महामारी का मुकाबला नहीं कर पा रही। और उन लोगों को अब याद आने लगा है कि अच्छा, डिमोनेटाइजेशन में भी तो यही किया था, पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ उसमें भी तो यही किया था। पहली बार मोह भंग शुरू हुआ है। ये वो समय है जब देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चुनौती है और उसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। ये वो समय है जब एक अभूतपूर्व किसान आंदोलन दिल्ली के दरवाजे पे रोज चुपचाप से दस्तक दे रहा है।
तो बंगाल के चुनाव का परिणाम, देश में इस वक्त के हालात, अर्थव्यवस्था की हमारी हालत और किसान आंदोलन की सच्चाई, उसकी मजबूती, ये सब मिलाकर एक नया अवसर भी दे रहे हैं इस देश में लोकतंत्र की बंद खिड़की दरवाजों को खोलने का। लेकिन वो कैसे होगा? आज की सीख ये भी है कि वो और कोई भी कर ले, कांग्रेस से तो नहीं होगा। वो तो अपना पौंडीचेरी में जहां सत्ता में थे वो नहीं बचा पाए, असम और केरला में मौका था वो नहीं ले पाए, और बंगाल में तो अप्रासंगिक हो गए हैं पूरी तरह से। तो कांग्रेस तो नहीं कर सकती, सिर्फ विपक्षियों का जमावड़ा नहीं कर सकता, और नित सुबह रोज उठ के घोर और केवल मोदी विरोध करने से काम नहीं चलेगा। एक अवसर है, लेकिन वो अवसर है नए तरीके से सोचने का। इस सवाल पे आगे हम और चर्चा करेंगे, बाद में देखेंगे नया अवसर क्या हो सकता है, वैकल्पिक राजनीति किस तरह की हो सकती है। इन सब सवालों पे हम बात करेंगे। आज बस आपदा और अवसर की इतनी ही बात। अपना ध्यान रखिए, परिवार का, परिजनों का, सबका ध्यान रखिए। रोज जिस तरह की दुखद खबरें आ रही हैं, उसको सहने की शक्ति हम सबको मिले, और इस आपदा के बाद हम सब बैठ के सोचें कि आगे से देश ऐसी आपदा का सामना कभी ना करे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी सोच बनाएं। हम सब सुरक्षित रहें। सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।